बसपा की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप चुनाव में? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मुझे देखिए, अंधभक्तों से तकलीफ है। चाहे मोदी का अंधभक्त हो, चाहे अखिलेश यादव के अंधभक्त हो, चाहे बहन जी के अंधभक्त हो, राहुल गांधी के अंधभक्त हो, अंधभक्त तो अंधभक्त ही हैं। आप बताइए, जिस पार्टी की 2-4 सीटों पे 5 सीटों पर उम्मीद ठीक से नहीं है, वो लगातार एक बात करते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाना है। ये बसपा के लोगों को सोचना चाहिए कि आपका परसेप्शन इस तरह से क्यों बनता चला जा रहा है कि आप महज किसी को जिताने या हराने के लिए लड़ रहे हैं। ये परसेप्शन क्यों नहीं बन पा रहा है कि आप खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं। आकाश आनंद से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये यहाँ पर मेरा शक उत्पन्न होता है कि जब आकाश आनंद से किसी इंटरव्यू में, आप बीजेपी को खूब हमला कर रहे हैं, लेकिन जब यह सवाल किया जाता है कि क्या आप चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे, तो ये नहीं कहा जाता है कि नहीं जाएंगे। ये नहीं कहा जाता है कि किसी कीमत पर हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। ये प्रमुख कहा क्या जाता है कि हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को सत्ता में लाएं। फिर एक हल्की सी लाइन उसमें बोली जाती है, हम नहीं जाएंगे लेकिन इस्तेमाल करना हमको आता है। आप बीजेपी का कैसे इस्तेमाल कर लोगे? पहले कहा गया कि हम नारे पर लौटेंगे, फिर से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। एक स्टेटमेंट और मैं जब देखता हूं, क्या ये भी आप कहेंगे कि कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी थी? राम पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि वो भगवान हैं। अब बसपा इस हद तक चेंज हो गई है कि अब बसपा का जो उत्तराधिकारी आ रहा है वो राम को भगवान मानता है। क्या मायावती राम को भगवान मानती है बहन जी? ये मुझे नहीं पता, बताना चाहिए लोगों को। क्या कांसीराम साहब राम को भगवान मानते थे? क्या जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं बाबा साहब की, क्या मानते थे? मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर आकाश आनंद जी के आने से ये स्थिति बदलती कि हम फिर से उसी वाली बसपा में लौटेंगे कि हमारे यहाँ गणेश नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ त्रिशूल नहीं चलेंगे। अब आप कहेंगे कि सपा, अब जब सपा की भी बात आती है कि सपा में भी ये तो होता है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर अंतर कहाँ रह गया सपा बसपा और बीजेपी में आइडियोलॉजिकली? आकाश आनंद चुनाव अभियान की शुरुआत कहाँ से करते हैं? चंद्रशेखर की सीट से। बहन जी कहाँ आती हैं? चंद्रशेखर की सीट पर। एक सीट पर दोनों लोग पहुँचते हैं। अखिलेश यादव 8 सीटों में से किसी सीट पर 2 बार नहीं गए, इसी सीट पर 2 बार आते हैं। तो हराना बीजेपी को हराना एजेंडा है या चंद्रशेखर को हराना एजेंडा है, या पप्पू यादव को हराना एजेंडा है, या स्वामी प्रसाद मौर्य को हराना एजेंडा है? जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे साथ नीरज भाई पटेल हैं जो कि नेशनल जनमत के संपादक हैं और अपनी खास पहचान रखते हैं। इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण की तैयारियां जोरों पर हैं। लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? नीरज भाई अभी अलग अलग लोकसभा चुनावों में घूम रहे हैं, सीटों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ग्राउंड पर क्या हकीकत है? इंडिया अलायंस के, बसपा के, सपा के, कांग्रेस के, भाजपा के या अन्य और जो पार्टियाँ हैं, किसका बोलबाला है? कौन जीत रहा है? मुझे लगता है कि एक पत्रकार की अपनी एक समझ होती है, जब वो फील्ड में जाता है तो एक अलग दुनिया से देखता है, अलग चीज़ों को समझता है। तो नीरज भाई, जो चुनाव अभी 2 फेज़ का हो गया है, क्या ऑब्जर्वेशन बन रहा है आपका? क्या समझ बन रही है चुनाव को लेके? मेरी जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस बार चुनाव में। आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल में हम लोग जो करते हैं वो ऑब्जर्व ही करते हैं। एग्जैक्टली कह देना कि कितनी सीटें आएंगी कितनी आएंगी, ये सब तुक्केबाजी है। सही बात है। उस तरफ का भी व्यक्ति तुक्का मारता है और हम लोग भी तुक्का मारते हैं। भाई कैसे पता? जिन सीटों पर, जिन लोकसभा सीटों पर मैं खुद गया कवर करने, वहां के लिए गारंटी से नहीं बता सकता हूं कि कौन जीत हार रहा है, लेकिन हाँ, माहौल समझ में आता है जी। वो माहौल बताने की कोशिश मैं करता हूं कि जैसे पहले चरण का चुनाव हुआ यूपी में 8 सीटों पर, दूसरे में 8 सीटों पर, तो आप ये देखिए कि वोटिंग पिछली बार की तुलना में कम हुई, जबकि बढ़नी चाहिए थी। मतदाता जागरूकता को लेकर लगातार ये चल रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि एक्चुअल में वोट कौन कम डाल रहा है? क्या जो वोटर इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए था वो कम डाल रहा है, या जो एनडीए में जा रहा है वो कम डाल रहा है? तो ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जब मैंने कई सीटों पर इस बात का पता किया, खुद भी गया मैं कई लोकसभा क्षेत्रों पे, तो एक बात क्लियर कह सकता हूं कि 2014 के बाद जो हिंदू बने, इस बात को समझिएगा। अच्छा। भाई 2014 के पहले बहुत सारे लोग हिंदू थे इस देश में, लेकिन 2014 के बाद अजीब टाइप के हिंदू बनाए गए। तो 2014 के बाद जो हिंदू बने, उनमें जो जोश रहता था अपने नेता को जिताने का, उसकी जयकारा लगाने का, नारे लगाने का, वो जोश खत्म दिखाई दिया। इस बार उस वोटर में जोश था जो इनको एनडीए को हराना चाहता था, जो नहीं चाहता था कि मोदी तिबारा से सत्ता में आए। उसमें तो उत्साह दिखा। ये मैं पहले चरण और दूसरे चरण की बात कर रहा हूँ। आप हेमा मालिनी का इलेक्शन देख लीजिए, कितनी कम वोटिंग हुई, 47-48% वोट हुई। ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि ये लोग मान के चल रहे हो कि भाई मोदी तो इसको हराया ही नहीं जा सकता? ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है, प्लस
जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है मथुरा और मेरठ की सीट। हेमा मालिनी चलिए 2 बार सांसद रह चुकी थी, आपने तीसरी बार भी उतार दिया हेमा मालिनी को, लेकिन अरुण गोविल जैसे नॉन सीरियस कैंडिडेट को आपने ये सोच के उतारा कि टीवी के प्रभु श्री राम हैं, आएंगे अचानक से अवतरित होंगे, लोग पूजा करेंगे और वोट डालेंगे। इतना एक्स्ट्रा इन्होंने सोच लिया था। अरुण गोविल बेहद खराब कैंडिडेट साबित हुए। किस मामले में, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा, 4 जून बताएगा, लेकिन अरुण गोविल से लगातार पत्रकार एक ही सवाल करते रहे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। ये तो रटा भी जा सकता था, लेकिन सोचिए कितनी खराब रणनीति थी कि वहां के भाजपाई ये भी नहीं रटा पाए उनको कि यहाँ के 4-5 मुद्दे बता दें। पहले मैं जीत जाऊं, बाद में देख लेंगे मुद्दे क्या होते हैं। कंटिन्यू 4-5, फिर मुझे लगने लगा कि इंटरव्यू मजा लेने के लिए किए जा रहे हैं, एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। वैसे ही हेमा मालिनी का आप देखिए क्यों कम वोटिंग हुई। वो वोटर जिसकी मजबूरी है कि मैं बीजेपी को दूंगा नहीं तो कहीं नहीं दे सकता, अब वो करे क्या? वो बेचारा मथुरा में हेमा मालिनी से मिल नहीं सकता, अपने सांसद को फोन नहीं कर सकता, अपने सांसद को कार्यकर्ता के आधार पे काम नहीं बता सकता। और एक बड़ी हंसी की बात मुझे पता चली कि एक बार हेमा मालिनी की गाड़ी में एक कार्यकर्ता बैठा था, वहीं के लोगों ने बताया, पता नहीं सच्चाई है कि नहीं, गैस पास हो गई उसकी। अच्छा। उसको गाड़ी से उतार दिया बीच सड़क पे। हाँ। तो ये जो कंप्लीटली चीजें बनती हैं, इससे गुस्सा ये पैदा हुआ कि यार बार बार तुम हवा हवाई कैंडिडेट दोगे, ऐसा कैंडिडेट जिसको ये नहीं पता कि मथुरा में गंगा बहती है या यमुना बहती है। वो यमुना को गंगा बता रही है कि मैंने पानी पहुंचा दिया उससे, और वो खेतों में जो है वो गेहूं कटाई के शूट करवाए जा रहे हैं। खैर बहुत सारे लोग ड्रामा करते हैं, लेकिन ये जो नाराजगी बनी, एक ये घमंड, जैसे बरेली सीट की आप बात कर लीजिए, ये घमंड कि मैं जिसको चाहूंगा उसको बैठाल दूंगा, जिसको चाहूंगा उसको हटा दूंगा। संतोष गंगवार को हटाया, गंगवार ही लाया, आप छत्रपाल गंगवार लाए, लेकिन संतोष गंगवार का जो ग्रुप था उसने काम करना बंद किया। उसी समय में एक बरेली में एक ब्राह्मण मेयर ने बयान दे दिया, तो वहां 2 जातियों के बीच में क्लैश हुआ, 2 सीटें सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रही हैं। बरेली पीलीभीत दोनों पे इम्पैक्ट है उस सीट उस बात का। तो तमाम जगह मैं देख रहा हूं कि ये जो घमंड अब पैदा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री में भी इन्होंने ऐसा किया, मैं यार जिसको चाहूंगा उसको हटा दूंगा, जिस नए को चाहूंगा बना दूंगा। ये घमंड प्लस ये ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो ऐसे ही जीतते आए हैं और ऐसे ही जीत लेंगे। क्योंकि चेहरे के तौर पे हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ही प्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं कि भाई सांसद को मत देखो, आप मोदी को देख के वोट करो। तो जो मोदी लहर की बात होती थी 2014 में मोदी लहर, 2019 में मोदी लहर, इस बार 2024 में मोदी लहर नहीं है क्या? ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये गोदी पत्रकारों से पूछिए जो लहर की बात करते थे, इस बार पता क्या कह रहे हैं, उनको तो अपना परसेप्शन गढ़ना होता है। तो अब परसेप्शन एक नया गढ़ा जा रहा है, साइलेंट वेव चल रही है। पहले जो मोदी लहर होती थी अब कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, तो उसको साइलेंट वेव कह रहे हैं। अब बात ये आए कि निष्पक्षता से अगर देखें तो जिन सीटों पर मैं गया हूं, जिन जगहों पर मैंने बातचीत की है, एक्चुअल में अब मोदी का फेस जैसी वैल्यू नहीं दिखाई देती। बरेली में अभी 2 दिन पहले ही बहुत बड़ा रोड शो किया, भव्य रोड शो किया। इसके बावजूद बरेली की रिपोर्ट मोदी के जाने के बाद मैंने ली, बरेली रिपोर्ट अलग अलग समाज के पत्रकारों से, प्लस उस समाज से जिसका कैंडिडेट बीजेपी से लड़ रहा है उनसे भी। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मजबूती से खड़ा है। तो मैंने कहा मोदी आए थे, कोई असर नहीं है। बोले वही लोग देखने आए थे जो वोट पहले भी देते थे, वो अभी भी दे देंगे। नया प्लस नहीं हो रहा है, प्लस जो नाराज हुआ है वो भी उधर नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि आप काट की हांडी कितने बार चढ़ाएंगे। आपके पास नया कोई मुद्दा नहीं है। आप इस बार देखिए, पहली बार ऐसा हुआ इन 3 चुनावों में कि कांग्रेस के पीछे बीजेपी टहल रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है, मोदी जी उसका गुणगान करते हैं। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो मोदी ने ज्यादा फेमस किया। कांग्रेस से ज्यादा तो यार पढ़ के देखा जाए, मुस्लिम शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है। और देखिए वही गोदी मीडिया के पत्रकार जो एक शब्द नहीं बोलते थे, वो उस पर एनालिसिस भी कर रहे हैं कि कहाँ इसमें मुस्लिम लिखा है। नाम क्या लेना है वो तो सब लोग जानते ही हैं। इसका मतलब कि उनको भी ये महसूस हो रहा है कि वक्त कुछ ना कुछ बदलाव का जरूर है। इम्पैक्ट कितना पड़ता है ये डिफरेंट चीज है, लेकिन ये गारंटी से कहा जा सकता है कि लहर नहीं है। एक बात, 2014 के बाद बने हिंदुओं में वो जोश खरोश, वो आक्रोश नहीं है जितना आक्रोश इनको हराने वालों में है। इसलिए वो वोट ज्यादा पड़ रहा है जो इनको हराना चाहता है। लेकिन यूपी में राम मंदिर बना, अभी 22 जनवरी को भी एक उद्घाटन समारोह हुआ। राम मंदिर के बाद ये मान के चल रहे थे कि जैसे 2019 में पुलवामा कांड के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसने एक बूस्टर का काम किया था कि लोग एकदम जोश में आ गए वोट डालने के लिए, वैसा ही राम मंदिर के बाद होगा। क्या राम मंदिर फैक्टर नहीं बना? इसमें मैं सबसे बड़ी देन मानता हूँ सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों की। तमाम एक बुद्धिजीवी तबका जो एक ओपिनियन मेकर की तरह काम करता है, उसने उद्घाटन से पहले और बाद में
बार बार इस बात को लोगों के सामने रखा कि धर्म राजनीति का मूल एजेंडा नहीं होना चाहिए। धर्म और आस्था निजी विषय है, इसको राजनीति के साथ क्लब नहीं करना चाहिए। बीजेपी इसमें थोड़ा डिफीट भी खाती हुई दिखी। आप गौर करिए कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन बार बार ये कहा गया कि बीजेपी का प्रोग्राम है, बीजेपी का प्रोग्राम है, तो मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा बड़ा, और तो गए कंगना रनावत टाइप के छोटे छोटे चेहरे, कोई दूसरा बड़ा चेहरा वहां नहीं आया ताकि ये न लगे कि बीजेपी का प्रोग्राम है। एक जगह बैक हुए। राम मंदिर की जितनी उम्मीद बीजेपी को थी, आप खुद से सोच के देखिए कि अगर उसी तरीके से काम कर रहा होता तो एक तो हर मंच पे राम मंदिर की बात की जा रही होती। पिछले 2 चुनाव में चाहे विधानसभा का रहा हो या लोकसभा का रहा हो ना, आप गाने याद करिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं, मतलब इस बार इस तरह के नारे गाने गायब हैं पूरी तरीके से। और अगर राम मंदिर का इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा होता तो मंगलसूत्र लाने की, झूठ बोलने की, मुस्लिमों को ओबीसी के हिस्से में से दिया जा रहा है, ये सब ड्रामेबाजी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती नहीं। प्रधानमंत्री का भाषा का स्तर तो खैर रहा नहीं कभी, ये बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, लेकिन इस बार दूसरे चरण के बाद अब जो और स्तर नीचे आ रहा है, इसको हम लोग देखिए केवल ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। तो जो स्तर नीचे चला आ रहा है उनकी राजनीति का, उनके भाषण का, उनके बयानों का, इससे और आकलन लग रहा है कि परेशानी में है मोदी जी। तो 2 चरण में अगर हम जैसे बात करें, जैसे पश्चिमी यूपी की अगर बात करें, पश्चिमी यूपी में आरएलडी अभी भाजपा के साथ में, तो जाटों ने, क्योंकि मैं गया था तो जाटों का मूड जो है वो स्विंग हो गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम अपने बेटे के साथ जाएंगे, चौधरी साहब को जिताएंगे और भाजपा के साथ जाएंगे, क्योंकि अब वो चले गए हैं। तो पश्चिमी यूपी में क्या भाजपा को मजबूती मिलेगी पहले की तरह? इसमें देखिए 2 तरह की बातें हैं। ये वो वाला जाट कह रहा है जो पहले से बीजेपी माइंडसेट का है। जो जाट जिसको अपनी बेटियों की याद है कि हमारी बेटियों को घसीटा गया, ये किया गया, जिनको ये किसान आंदोलन बहुत अच्छी तरह से याद है, जिनको एमएसपी बहुत अच्छी तरह से याद है, जिनको किसानों के मुद्दे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो जयंत चौधरी के साथ कहीं यहाँ वहाँ नहीं गए। ये भी एक सच्चाई है। केवल वो जाट जो पहले से वहाँ है, तो जयंत चौधरी के आने जाने से बहुत कुछ प्लस होता नजर नहीं आ रहा। एक बात। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि छत्री ठाकुरों का जो आक्रोश है, क्या वो ड्रामेबाजी है, क्या बीजेपी प्रायोजित है, इसको समझना पड़ेगा। पहले मैंने भी शंका की, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है यार कि ये समाज नाराज है, जबकि मुख्यमंत्री दिए हुए हैं इस समाज को, रक्षा मंत्री राजनाथ दिए हुए हैं। जब मैंने करीब से जाके समझा, कई लोगों से बातचीत की, तो एक्चुअल में नाराजगी है। अब नाराजगी क्यों होगी जिसको मुख्यमंत्री मिला है? नाराजगी ये है कि अगर मोदी ताकत से आ गए तो योगी को उसी तरीके से निपटा देंगे जैसे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, रमन सिंह को हटाया, वसुंधरा राजे को हटाया, शिवराज सिंह चौहान को हटाया। तो ठाकुर समाज में यह है कि अगर फिर से ताकत से आया तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दें। ये फैक्टर गांवों में काम कर रहा है। मैंने कई लोकसभा पे गांव के लोगों से इस बात को सुना। मोदी के बाद तो योगी को विकल्प माना जाता है ना, कि मोदी प्रधानमंत्री ना हो तो फिर योगी लाइन में है। दोनों ही चीजों में मैं उस समाज को दोनों चीजों में फायदा है ना। मोदी नहीं आते हैं तो योगी बढ़ेंगे, और मोदी नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दोनों में ही सेम तरह की बात है। तो ये वाला फैक्टर मुझे लग रहा है कि गांव स्तर पे, जैसे हर समाज में हर तरह के लोग हैं, गांव में रहने वाले उन लोगों को भी बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता है। तो ये मैसेज बहुत तेजी से फ्लोट हुआ है। इस बीच में हाँ एक काम और हुआ, पूर्वांचल में धनंजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। ठाकुरों का बड़ा नेता माना जाता है, और कम से कम माफिया तो है ही है। इस समाज की ज़्यादातर जगह देखा गया है कि फितरत इस तरह की है कि माफियाओं को पसंद करते हैं, ताकतवर लोगों को पसंद करते हैं, एक चलन टाइप का है। तो धनंजय सिंह के जेल से जाने से, प्लस जो घटना गुजरात में हुई, वो घटना बहुत इंपॉर्टेंट थी, करणी सेना की पगड़ी उछाल देना और ये सब चीज़। तो पहले मुझे लगा कि यार ये सब, मुझे लगता है कि प्रायोजित टाइप का है, ये इसलिए दिखाया जाए ठाकुरों से नाराजगी ताकि जाट हमारे करीब आए। लेकिन जब जाके समझा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं था। ठाकुर समाज के अंदर ये नाराजगी थी कि तुम हमारे मुख्यमंत्री को हटा सकते हो, या अन्य जगह पर जैसा तुमने किया वो हमारे साथ तुम कर सकते हो। ये एक फैक्टर कई जगह नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मैं बागपत में जब रिपोर्टिंग पे था, तो बागपत में कुछ लोगों से हम मिले, तो वो राजपूत लोग थे। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा शक्ति प्रदर्शन है, हम अपना शक्ति प्रदर्शन करके जताना चाह रहे हैं कि देखो हमारे में ताकत है, लेकिन हम वोट तो बीजेपी को ही देंगे। ये भी सच्चाई है। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो है तो बीजेपी का ही वोट। हम कह रहे हैं 2%, 3%, 4%, इतना तो असर पड़ जाता है ना। तो ये किसका वोटर होगा? ये वोटर इंडिया गठबंधन को तो नहीं था, ये बसपा का तो नहीं था। तो डेंट कर सकता है, डेंट कर सकता है। ये तो माने नहीं जा सकता है। जैसे
ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? कितना भी नाराज बना रहे, वो जाता वहीं पर है। पिछले जैसे विधानसभा में देखा गया, एक हवा क्रिएट किया गया, बाकी पार्टियों से भी टिकट लिया गया और जाना उसको जहां था वो वहीं गया। वैसे ही ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, डेंट मारता है, तो डेंट जरूर मारेगा ये मुद्दा। अच्छा, यूपी की राजनीति में अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, जी, जी। बसपा के जो कैंडिडेट हैं उसको लेकर अभी काफ़ी मतलब जी, जी। एक चर्चा हुई कि भाई बसपा ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिए हैं कि वो विपक्षी जो विरोधी उम्मीदवार हैं उनको काफ़ी नुकसान दे रहा है और स्ट्रॉन्ग भी कई उम्मीदवार उनके माने जा रहे हैं। तो बसपा की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप चुनाव में? बसपा की भूमिका के बारे में क्या कहा जाए, अगर ईमानदारी से बोला जाए, जब कैडर की बात होती है, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, कि जब पूरे देश में आप अगर घूम के देखो तो इनकी नफरतवाद का विकल्प अंबेडकरवाद ही है, नो इफ बट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सपा जितनी मजबूत से विपक्षी दल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, अगर इतनी ही मजबूती से बसपा विपक्षी दल होता, जो अफसोस की बात कि नहीं है, अगर उतनी ही मजबूती से बसपा होता तो बीजेपी को हराना ज्यादा आसान था। क्यों? बसपा के साथ कैडर शब्द का इस्तेमाल होता है, सपा के साथ आप नहीं कर सकते। बसपा के साथ बहुजन मूवमेंट की बात होती है, नारों की बात होती है, महापुरुषों की बात होती है, कांसीराम साहब की प्रतीकों की राजनीति की बात होती है, जो बीजेपी ने अडॉप्ट कर ली है। समाजवादी पार्टी में महापुरुषों का अकाल है। मैं कभी कभी वैचारिक दरिद्र शब्द कह देता हूं तो बुरा भी लगता है इन लोगों को, तो लेकिन हकीकत यही है कि सपा जिस तरीके से लड़ रही है, लड़ती हुई दिख रही है, उस तरीके से बसपा लड़ती हुई दिखती तो ज़्यादा आसानी होती। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मुझे देखिए, अंधभक्तों से तकलीफ है, चाहे मोदी का अंधभक्त हो, चाहे अखिलेश यादव के अंधभक्त हो, चाहे बहन जी के अंधभक्त हो, राहुल गांधी के अंधभक्त हो, अंधभक्त तो अंधभक्त ही हैं। आप बताइए, जिस पार्टी की 2-4 सीटों पे 5 सीटों पर उम्मीद ठीक से नहीं है, वो लगातार एक बात करते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाना है। जिस अन्य पार्टी की ये उम्मीद नहीं है कि हम यूपी में कितनी ले आएंगे, वो अभी से मुख्यमंत्री वगैरह तय करने लगे। तो अंधभक्तों के दौर में जो क्लियर कट बात है वो सामने नहीं आ पाती। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी खतरा है, जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी खतरा है, जिनको लगता है, उनको पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए मेन खतरा बीजेपी है या मेन खतरा इंडिया गठबंधन है। अगर वो मेन खतरा बीजेपी को मानते हैं तो आप खुद आकलन कर लो कि कौन लड़ाई में है। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने पे मत आइए, ना आपके कहने पे ना मेरे कहने पे। आप आकलन कर लो, आपको लगता है कि आपके यहाँ बसपा मजबूत है, बीजेपी को हरा सकती है, तभी वोट दीजिए। वरना किसी के कहने पे कि ये मजबूत हो रहा, वो मजबूत हो रहा, इस तरीके के मत जाइए। पिछले चुनाव से अगर तुलना करें तो इस बार बसपा ने कई जगह ऐसे भी टिकट दिए हैं जहां बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन पिछले बार की तुलना में करें, पिछले बार तो एकदम स्पष्ट था कि सारी जगह पे सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए दिए गए थे, लेकिन इस बार कई सीटों पर ऐसा हुआ, कई सीटों पर है। गौतम बुद्ध नगर में हाँ, कई सीटों पर उन्होंने बिल्कुल कम्युनिटी का मेरठ में भी त्यागी दिया, मेरठ में दिया, तो उसको नुकसान तो बीजेपी को भी दे रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया है, तो ये तो कहा जा रहा है कि कैंडिडेट बहुत मजबूत दिए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा ये भी शुरू हुई कि लग रहा है कि ये बात आई मेरे तक कि ऐसा लग रहा है कि सपा बसपा की अंदर साठगांठ हो गई है क्या। जैसे ये चर्चा शुरू होना हुई, उसके बाद जो टिकट वितरण होने शुरू हुए, उसमें लगा कि अब सपा को डेंट पहुंचा रही है कोई पार्टी। तो देखिए, ये तो क्लियरली इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कोई भी पार्टी है जिसका राजनीतिक वजूद है, कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं बसपा आज भी। तो भाई कैंडिडेट तो लड़ाएगी, लेकिन ये बसपा के लोगों को सोचना चाहिए कि आपका परसेप्शन इस तरह से क्यों बनता चला जा रहा है कि आप महज किसी को जिताने या हराने के लिए लड़ रहे हैं। ये परसेप्शन क्यों नहीं बन पा रहा है कि आप खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं। उसकी कुछ वजह होंगी। आकाश आनंद की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बसपा की बात हो रही है। इस समय तमाम भाषण बड़े वायरल हो रहे हैं, इंटरव्यूज तमाम चैनल्स ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बात यहाँ समझने की है कि आकाश आनंद की ये सारा जो एकदम इस समय जो दिख रहे हैं कि बहुत चढ़ाव पर हैं, इलेक्शन से पहले ये चढ़ाव कहीं नज़र नहीं आया, नहीं दिखाई दिया। इलेक्शन के बाद भी ये पूरा जो चढ़ाव है ये 10-15 दिन का बना हुआ दिख रहा है। अच्छी बात है, युवा लीडरशिप में इस तरह के लोग आएँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सवाल वही आता है कि जब आपके रहते हुए ब्राह्मण को ठीक ठाक टिकट बांटे गए, इस बार भी बसपा में ठीक ठाक बांटे गए, है ना, ब्राह्मण कैंडिडेट आपके यहाँ ठीक बांटे जा रहे हैं। प्लस इस बार पहले से चर्चा थी कि आप फिर से अपने नारे पर लौट के आएंगे। तो मैं यही तो समझना चाहता हूं कि आकाश आनंद से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये यहाँ पर मेरा शक उत्पन्न होता है
कि जब आकाश आनंद से किसी इंटरव्यू में आप बीजेपी को खूब हमला कर रहे हैं, लेकिन जब यह सवाल किया जाता है कि क्या आप चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे, तो ये नहीं कहा जाता है कि नहीं जाएंगे, ये नहीं कहा जाता है कि किसी कीमत पर हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। ये प्रमुख कहा क्या जाता है कि हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को सत्ता में लाएं। फिर एक हल्की सी लाइन उसमें बोली जाती है, हम नहीं जाएंगे लेकिन इस्तेमाल करना हमको आता है। आप बीजेपी का कैसे इस्तेमाल कर लोगे? लेकिन ये तो बसपा का आइडियोलॉजिकल स्टैंड है ना। कांशीराम साहब के ज़माने से ही भाजपा के साथ गठबंधन करना हो, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना हो, बल्कि ये सवाल कई बार कांशीराम साहब से पूछा जाता था कि आप उसके साथ गठबंधन कर लेते हो, उसके साथ कर लेते हो, तो कांशीराम साहब ने खुद कहा कि कोई रह गया हो तो आप हमको बता दो, हम उनके साथ भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद तो सत्ता में पहुंचना है और वहाँ जाके अपने लोगों का भला करना है। तो अब ये इस बात में क्लियर रहना चाहिए कि जिन लोगों को लगता है बीजेपी खतरा है, उन लोगों को इस बात में डाउट होना चाहिए कि जा सकते हैं। अगर आप उससे सहमत हैं, भाई दोनों विचारधारा आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि वहां सत्ता में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिना सोचे हुए कि हम बीजेपी के साथ हैं कि कांग्रेस के साथ हैं कि या किसी और के साथ हैं, तो आप एकदम उनके साथ चले जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीजेपी के रहते हुए संविधान खतरे में है, बीजेपी के रहते हुए नौकरियां खतरे में हैं, आरक्षण खतरे में, अगर ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा है कि नहीं है, अगर ऐसा लगता है तो दोनों कंट्राडिक्टरी चीज एक साथ नहीं चल सकती कि यहां खतरा भी है और यहां से हम अपनी सत्ता के लिए वहां सट भी जाएं। एक चीज को अपनाइए। तो एक तो ये संदेह उत्पन्न करता है, ये वाली बात संदेह उत्पन्न करती है। दूसरी एक बात संदेह उत्पन्न करती है कि जैसे मान लिया कि चलिए अल्टीमेट गोल आपका ये है कि हम किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाएं, फिर वहीं पर बात होती है कि महापुरुषों की आइडियोलॉजी की। पहले कहा गया कि हम नारे पर लौटेंगे, फिर से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। एक स्टेटमेंट और मैं जब देखता हूं, क्या ये भी आप कहेंगे कि कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी थी? राम पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि वो भगवान हैं। यानी कि अब बसपा इस हद तक चेंज हो गई है कि अब बसपा का जो उत्तराधिकारी आ रहा है वो राम को भगवान मानता है। क्या मायावती राम को भगवान मानती है बहन जी? ये मुझे नहीं पता, बताना चाहिए लोगों को। क्या कांशीराम साहब राम को भगवान मानते थे? क्या जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं बाबा साहब की, क्या मानते थे? लेकिन ये पॉलिटिक्स भी तो है नीरज भाई। पॉलिटिक्स में आप प्रतीकों की बात करते हैं, पंथ की बात करते हैं, इस तरह की चीज़ों को अपीजमेंट हम कह सकते हैं ना कि अपीजमेंट होता है। ये एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग के वोट पाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। लोग टोपी पहनते हैं, लोग नमाज करने के लिए चले जाते हैं, लोग जो है इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं, और भी अब मोदी जो है दलितों के पैर धोता है, सब तमाम काम करते हैं। तो ये एक अपीजमेंट है ना, ये पॉलिटिक्स भी तो अभी आपने कांशीराम साहब का उदाहरण दिया कि कांशीराम साहब ऐसा करते थे इसलिए आकाश आनंद ऐसा कर रहे हैं, उदाहरण दिया। तो कांशीराम साहब तो ऐसा नहीं करते थे, उन्होंने कहाँ राम को भगवान माना? बताइए। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पूरा फॉलो करो ना। आपने एक जगह अपने लाभ के हिसाब से चेंज कर लिया, लेकिन वक्त के हिसाब से बदलाव नहीं चाहिए। तो वक्त के हिसाब से बदलो ना। वक्त इस समय ये जरूरत है वक्त की कि बीजेपी को साथ नहीं जाएंगे, ये वक्त की जरूरत है। जिस समय जरूरत थी आपको सत्ता में आने के लिए, क्योंकि आप कुछ नहीं थे उस समय, ये बात हकीकत है, उस समय सत्ता में आने की जरूरत थी, एक्चुअल में जरूरत थी, ताकि समाज का उत्थान हो सके। लेकिन अब वो तमाम ऐसे रास्ते हैं जहां पर आप इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं। आपके पार्टी को इस समय पैसे की कमी नहीं है, कैंडिडेट्स की उस समय कैंडिडेट्स की कमी थी, पैसे की कमी थी, संसाधन की कमी थी, अब वो कमियां नहीं हैं। तो जब आप एक जगह पर बदल रहे हो वक्त के साथ, तो दूसरी जगह पर वक्त के साथ क्यों नहीं बदल रहे? वहां भी तो बदलो वक्त के साथ। यहां कहो कि वक्त की जरूरत है कि हमारे लिए सत्ता में ज्यादा आने से जरूरी है कि हम इनको सत्ता में रोकना है, वहां पर तो नहीं लगती ऐसी चीज। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। और अब सिद्धांत की बात कर लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर आकाश आनंद जी के आने से ये स्थिति बदलती कि हम फिर से उसी वाली बसपा में लौटेंगे कि हमारे यहाँ गणेश नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ त्रिशूल नहीं चलेंगे। अब आप कहेंगे कि सपा, अब जैसे सपा की भी बात आती है कि सपा में भी ये तो होता है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर अंतर कहाँ रह गया? सपा बसपा और बीजेपी में आइडियोलॉजिकली तीनों फिर एक ही जैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। आकाश आनंद भाजपा पे जितने हमलावर हैं, जितनी तीखी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मुकाबले और कोई तो उतनी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा ना। ये कितने दिनों में होना शुरू हुआ? ये चुनाव के वक्त, क्योंकि चुनाव इस वक्त हो रहा है ना, अभी होना शुरू हुआ ना पिछले 10-15 दिनों में। अरविंद, यहीं पर देखिएगा आप, अरविंद केजरीवाल क्या बीजेपी खिलाफ नहीं बोलते? संजय सिंह क्या बीजेपी खिलाफ नहीं बोलते? चंद्रशेखर क्या बीजेपी खिलाफ नहीं बोलते? यही बसपा के अंधभक्तों की बात कर रहा हूं मैं। यही तीनों लोग, इन तीनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो अगर देखिए एक चीज से दूसरे की तुलना करिए, अगर बीजेपी पे हमलावर होना, बीजेपी के अगेंस्ट होना है, तो फिर केजरीवाल भी अगेंस्ट है, फिर बी टीम क्यों कहते हो?
अगर केवल खिलाफ में बोलना निशानी है तो संजय सिंह बहुत खिलाफ में बोल रहे हैं इस समय, फिर कैसे आप बी टीम कह देते हो? अखिलेश यादव भी खिलाफ में बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो खैर बोल ही नहीं रहे, दो पार्टी हैं अलग अलग, तो वो तो साथ में जा ही नहीं सकती, एकदम क्लियर है भाई कि ये कैसे चले जाएंगे। तो ये अपने मन मुताबिक नहीं हो सकता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा परेशानी अंधभक्तों से है, ये क्लियर परसेप्शन बनाने नहीं देते। क्यों ऐसा नहीं हो सकता इस उत्तर प्रदेश में कि हम आप जैसे लोग, हमें बसपा का कैंडिडेट अच्छा लगेगा, हम उसका समर्थन कर देंगे। समर्थन का मतलब हम लोग पत्रकार हैं, मतलब कि भाई उसका इंटरव्यू कर देंगे। हमें लगता है हम चंद्रशेखर बढ़िया लड़ रहे हैं, हम चंद्रशेखर का समर्थन कर देंगे। हमें लग रहा है किसी जगह पे इंडिया गठबंधन अच्छा कर रही है बीजेपी को रोकने के लिए, हम उसका कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज भी जो बड़े बड़े लोग मैंने देखे जो सामाजिक मंचों पर इलेक्शन से पहले सामाजिक न्याय की बात, बहुजनवाद की बात करते थे और इलेक्शन पे आते आते खेमे में बढ़ जाते हैं। मैं इनके यहाँ भैया जी के यहाँ हूँ, अखिलेश जी के यहाँ, तो मैं इनके यहाँ नहीं जाऊँगा। मैं चंद्रशेखर का समर्थन करता हूँ तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं इनका करता हूँ, तो ये क्या है फिर? तो अल्टीमेट एम फिर बीजेपी को रोकना है या अपनी अपनी दुकानदारी चमकाना है, ये क्लियर कर लिया जाए। तो आपका मतलब जहाँ तक संदेश है कि बीजेपी बड़ा दुश्मन है, उसको हराने के मेरा लिए, संदेश नहीं है, मतलब एक भाव निकल भाई रहा मैं है। पत्रकार हूँ, एक मैं भाव कैसे तो कह निकल दूं? रहा है कि नहीं, जैसे मैं एक जनता बात को तो क्लियर एक करता हूं, फैसला हाँ, करना पड़ेगा जैसे ना, मैं कि बड़ा दुश्मन है तो उसको हराने के लिए अब कुछ तो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से मेरी बात रिपीट कर देता हूं। मैं पत्रकार हूं, मैं इंडिविजुअल क्या हूं, मैं यहां पर पत्रकार की हैसियत से आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो एज ए जर्नलिस्ट मैं नहीं कह सकता कि बीजेपी बड़ा खतरा है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जिनको लगता है कि बीजेपी खतरा है, जो सुबह शाम रटते हैं कि संविधान खतरे में है, जो सुबह शाम रटते हैं कि निजीकरण खतरे में है, नौकरियां खतरे में है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, सूरत में चुनाव नहीं होने दिया, इंदौर में चुनाव नहीं होने दिया, ये सब लोग तो कहते हैं कि हमारे आरक्षण को खा जाएंगे, हमारा बहुजन मिशन खत्म हो रहा है। तो जिनको ये लगता है कि बीजेपी ही असली दुश्मन है, तो पहले अपना टारगेट तो सेट करो, फिर अपनी अपनी ये बात कहाँ आ जाती है कि हम इनको नहीं जीतने देंगे, इनको नहीं हराने देंगे। अगर आपको लगता है कि एक बात और आती है कि यार संसद में ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारी आवाज़ उठाएं, जब ऐसे लोग लड़ने जाते हैं तो हम पार्टियों के खेमे में बढ़ जाते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर संसद में लड़ने वाला व्यक्ति मुखरता से डटा खड़ा हो तो समर्थन कर दीजिए ना। दो जगह का उदाहरण देता हूँ आपका, कितना छोटा छोटा दिल है लोगों का। पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे पूर्णिया से, पप्पू यादव की जो इमेज है, अब देखना यहीं पर पप्पू यादव मेरे हिसाब से उस सिद्धांत में फिट नहीं होते, पाखंड विरोध, अंधविश्वास विरोध, लेकिन पप्पू यादव की इमेज एक जननेता टाइप की है। तेजस्वी यादव कैंडिडेट उतारा, ये तो सारी पार्टियां उतारती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके खिलाफ ना उतारो, लेकिन ताकत भी झोंकी, इज्जत भी दांव पे लगा दी, और यहां तक कि स्टेटमेंट भी दे दिया कि या तो हमें दे दो या एनडीए को दे दो, मतलब पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए। इतना खतरा क्यों? उत्तर प्रदेश की बात करें, नगीना में चंद्रशेखर लड़ रहे थे, सपा ने भी कैंडिडेट उतारा, बसपा ने भी उतारा। आकाश आनंद चुनाव अभियान की शुरुआत कहां से करते हैं? चंद्रशेखर की सीट से। बहन जी कहां आती हैं? चंद्रशेखर की सीट पर। एक सीट पर दोनों लोग पहुंचते हैं। अखिलेश यादव 8 सीटों में से किसी सीट पर 2 बार नहीं गए, इसी सीट पर 2 बार आते हैं। तो हराना बीजेपी को हराना एजेंडा है या चंद्रशेखर को हराना एजेंडा है, या पप्पू यादव को हराना एजेंडा है, या स्वामी प्रसाद मौर्य को हराना एजेंडा है? मतलब जो लोग मुखरता से बात कर रहे हैं, ईगो इतना छोटा है इन लोगों का कि बात फिर कैंडिडेट्स पे आ जाती है कि इनको हराना है, इनको हराना है, चाहे भले ये जीत जाए। तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? एक तरफ आप लोगों से बार, जैसे देखिए छोटी पार्टियों से क्या उम्मीद करते हैं ये लोग, छोटी पार्टियों से या जननेता टाइप के लोगों से, कि ये लोग लड़ जाएंगे, वोट काट लेंगे, बीजेपी जीत जाएगी। यही तो परसेप्शन दिया जाता है कि क्या फायदा यार, ये वहां जाके लड़के क्या कर लेंगे, बीजेपी को और हरा देंगे। तो अगर आपका एजेंडा है बीजेपी को हराना, तो आप क्यों इतना बड़ा दिल नहीं दिखाते हो कि वहां कोई जीतता हुआ दिख रहा है, कोई इस तरह का व्यक्ति जिसको क्लियर है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, बाद में आप ही के साथ आ जाएगा, तो जिता दो उसको, तो आपके लिए फायदेमंद है। तो बड़ी पार्टी का व्यक्ति अपना हित देखेगा कि ये डेवलप हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे, ये डेवलप हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे, और छोटी पार्टी के व्यक्ति से उम्मीद करते हैं तुम 20 साल चुनाव ना लड़ो, बीजेपी को हार जाने दो पहले। उसका सर्वाइवल कैसे होगा? उसको वो वजूद कहां ढूंढेगा अपना? और सर्वाइवल वजूद छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली ये देखिए कि ऐसे व्यक्ति जो संसद में पहुंचने जा रहा है, इन सबके बियॉन्ड, वो वास्तव में उसके योग है या नहीं, वास्तव में समाज की बात करता है या नहीं, वास्तव में लड़ता है या नहीं। इस परसेप्शन को देखिए, आपको चीजें बदलती हुई दिख जाएंगी। आखिरी बात बता दो, अभी तीसरी बार मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इस बार संदेह है मुझे। संदेह? तो ये नीरज पटेल जिनको शक है, और ये शक बहुत सारे लोगों को है, और ये शक यकीन में बदलेगा या नहीं, 4 जून को पता चलेगा। इस बातचीत पर क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358870000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।